वेलकम टू अंडर कवर एनालिस्ट और मैं हूं अभिनव। 1970 यूएसए अमेरिका में एक ऐसी चीज ने कदम रखी जो आने वाले 30 सालों तक एक श्राप बन गई। और वो चीज थी व्हाइट पाउडर यानी कि कोकेन। मैरवाना यानी कि गांजा का एरा खत्म हो चुका था और ड्रग्स की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन गया था कोकेन। इतना पैसा इन्वॉल्व था कि अगर $1000 का कोकेन कोलंबिया से निकलता है तो वो यूएस पहुंचते पहुंचते $70,000 का हो जाता है। ये प्रॉफिट मार्जिन 50% नहीं, 70% नहीं, 70 टाइम्स है, यानी कि 7000% प्रॉफिट। क्या आपने कभी इस प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हुए किसी कंपनी को देखा है? इसी तरीके का पैसा उन दिनों यानी 80s के दशक में कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड कमा रहे थे, पूरा का पूरा कैश। लेकिन आप सोचेंगे कि यूएस में बेचा हुआ कोकेन का पैसा आखिर कोलंबिया पहुंचता कैसे है? ऐसे बिलियंस ऑफ डॉलर बिना किसी के नजर में आए ट्रांसफर हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पे ले जाऊंगा जहां हजारों करोड़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर होते हैं बिना किसी के कानो कान खबर के। कैसे क्राइम और फाइनेंस का एक अनोखा मेल यहाँ पर होता है इस ब्लैक की दुनिया में, और एक सिस्टम दो कंट्री में नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है। और यहाँ से शुरू होता है एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम चलेंगे बेसिक्स पे, क्योंकि एनालिस्ट का काम ही है कि वो सिनारियो की तह तक जाए। तो आइए देखते हैं कि ब्लैक मनी होता क्या है। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ब्लैक मनी का मैंने रखा है। ब्लैक मनी का मतलब ये होता है कि इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा या हासिल किया हुआ पैसा ब्लैक मनी के कैटेगरी में आ जाता है। ब्लैक मनी के ज्यादातर सोर्सेस क्रिमिनल एक्टिविटीज पे बेस्ड होते हैं, यानी कि ड्रग ट्रेड, फ्लैश ट्रेड, आर्म्स ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, थेफ्ट, रॉबरी, प्रोस्टिट्यूशन, बूटलेगिंग या फिर ब्राइब्स एंड किकबैक्स, जिसको हम अंडर टेबल फेवरिंग कहते हैं। एक और तरीका है जिसमें एकदम लीगल एक्टिविटी होती है पर उसका डिस्क्लोजर नहीं किया जाता गवर्नमेंट को। तो ये सब इसीलिए किया जाता है कि ताकि टैक्स बचाया जा सके। तो भले ही बिजनेस लीगल हो, लेकिन अगर रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के नंबर्स छुपाए जा रहे हो या फिर अकाउंटिंग में फ्रॉड करके उसको छुपाया जा रहा हो, तो भी ये मनी ब्लैक मनी के कैटेगरी में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं कि व्हाइट मनी क्या होता है और ये ब्लैक मनी से कितना डिफरेंट है। तो व्हाइट मनी में आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, इतना समझ लीजिए कि लीगली अर्न्ड मनी या फंड्स को हम व्हाइट इनकम कहते हैं या व्हाइट मनी कहते हैं। टिपिकली ये बैंक अकाउंट में होते हैं या इन्वेस्टेड इन एसेट्स होते हैं। मतलब आपकी सैलरी जो भी मिलती होगी आपको जॉब से, या फिर आपका जो भी नेट प्रॉफिट लीगल बिजनेस के थ्रू कमाया जाता है, वो एक व्हाइट मनी हो गया जिसके ऊपर आप टैक्स भरते हैं, और वो टैक्स इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में हेल्प करती है। तो व्हाइट मनी का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि वो एक हेल्दी इकोनॉमी को क्रिएट करता है, पर उसका ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है। सिस्टम का ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट है तो ही व्हाइट मनी प्रॉपर्ली डिक्लेयर होगा और उसके ऊपर टैक्स टैक्स भरा जाएगा। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। आखिर लॉन्ड्रिंग का मतलब ही क्या होता है? जैसे आप कपड़े लॉन्ड्रिंग के लिए देते हैं, लॉन्ड्री पे देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप कपड़ों को साफ करके वापस लेना चाहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक सिमिलर मीनिंग अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो भी ब्लैक का पैसा है उसको मुझे व्हाइट करना है, मतलब उस पैसे को मुझे क्लीन करना है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस वर्ड कहां से आता है। करीब 100 साल पहले 1920 में शिकागो में एक शख्स था जिसका नाम था एल कपोन। उस समय पर अमेरिका में अल्कोहल को इलीगल कर दिया था। अब इलीगल करने के बाद अल्कोहल का बहुत बड़ा एक ब्लैक मार्केट बन गया। इस ब्लैक मार्केट को एल कपोन ने संभाला, क्योंकि उसके पास मनी लॉन्ड्रर्स या जिनको लॉन्ड्रोमैट कहते हैं उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, या फिर उनको हवाला एजेंट्स भी कहा जा सकता है। उसका ये नेटवर्क इस ब्लैक मार्केट की मनी को कंट्रोल करता था और वापस पूरा पैसा फिर से इसी अल्कोहल के ब्लैक मार्केट में घुमा दिया जाता था। इससे और दुगना पैसा आता था और ये गेम बढ़ता गया। ऐसा कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये वर्ड एल कपोन के इस बिजनेस से निकला, जिसको किंग पिन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग भी कहा जाता था। 1980 तक ये कोई बहुत ही सीरियस क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता था। ये एक संगीन क्राइम बनना तब शुरू हुआ
जब ड्रग्स की दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग का वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये पूरे दुनिया के लिए एक डेंजरस चीज बन गई। कोलंबियन ड्रग लॉर्ड्स और उनके कार्टेल्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉन्ड्रिंग करने लगे और 1980 के बाद आपने देखा है पैब्लो एस्कोबार, ओशोआ ब्रदर्स और मेडेलिन कार्टेल और काली कार्टेल, ये सब ड्रग लॉर्ड्स का बिजनेस मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस को बहुत बड़े स्तर पर यूज करने लग गया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि फिर आया 9/11 अटैक्स और ये यहाँ पे लोगों की जानें गई थी। और इस अटैक के बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता चला कि ये पूरा टेररिज्म फाइनेंसिंग का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आया हुआ था, तब बहुत स्ट्रिक्ट लॉज को बनाना शुरू कर दिया गया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसा जा सके। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था हिस्ट्री में कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को अंडरलाइन किया गया, यानी कि उसको उसका महत्व समझा गया। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके आज 21st सेंचुरी में उस तरीके के नहीं है जैसे एल कपोन ने किया था। आज बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इस मनी लॉन्ड्रिंग के ऑपरेशंस को चलाता है और इसमें अब थाउजेंड्स नहीं, मिलियंस नहीं, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा इन्वॉल्व है। इसमें अब बैंकर्स, लॉयर्स और अकाउंटेंट्स फुल टाइम काम करते हैं और लीगल लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके ये गेम चल रहा है। दुनिया भर के गवर्नमेंट्स इस पे लगाम लगाना चाहते हैं, बट ये गेम इतना बड़ा हो चुका है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लूपहोल मिल ही जाता है और कहीं ना कहीं इसमें बड़े पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन आइए ये समझते हैं कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मनी लॉन्ड्रिंग की जरूरत पड़ती है। टेररिज्म फाइनेंसिंग, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, इंटरनेट फार्मेसी, ये मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए। ये मेरे पास एक लिस्ट है जहाँ पे उनकी वैल्यू पता चलती है कि क्राइम के हिसाब से कितना वैल्यू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है पूरे दुनिया में। ये चौंका देने वाला एक नंबर है जो है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर इसको हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो वो करीबन आता है 128 लाख करोड़ रुपए। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये इंटरनेशनल मार्केट है दुनिया का। लेकिन ये सब तो हुआ ब्लैक मनी जनरेशन, ये तो जनरेशन की बात हुई। अभी तक ब्लैक मनी जनरेट हुआ है लेकिन लॉन्ड्रिंग अभी तक नहीं हुई है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये ब्लैक मनी को 3 स्टेप के जरिए व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। एक्चुअली में बात करें तो कभी ब्लैक मनी व्हाइट हो नहीं सकता, बस उसको लीगल चैनल्स में लाया जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं ये 3 स्टेप्स क्या है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको दुनिया की एक बहुत बड़े खेल का एक आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं एक ड्रग लॉर्ड का एग्जांपल लेता हूँ जो बहुत सारा ब्लैक पैसा कमाता है ड्रग्स बेचकर। जो भी ब्लैक का पैसा हो, चाहे जो भी सोर्स से आ रहा हो, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ड्रग स्मगलिंग, गन रनिंग, इन सब पैसे को पहले तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एंटर करना होता है। तो यही होता है प्लेसमेंट। तो ये सिस्टम के अंदर आता कैसे है, उसके कुछ स्टेप्स हैं मेरे पास यहाँ पे। सबसे पहली चीज होती है स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट। तो ये लार्ज नंबर ऑफ जो कैश है इसको छोटे छोटे अमाउंट्स में बहुत सारे अकाउंट्स में डिपॉजिट किया जाता है। अब ये ज्यादातर बैंक की लिमिट्स के अंदर रहता है ताकि किसी की आंखें ना उठ सके, ताकि कोई शक ना कर सके। सेकंड चीज ये है कि इसको डायरेक्टली रियल एस्टेट या कार या गोल्ड खरीदने में लगाया जा सकता है। तीसरा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इस ब्लैक मनी को एक ऐसे बिजनेस में मिक्स किया जाता है जो ऑलरेडी कैश जनरेटेड बिजनेस है, यानी कि जैसे रेस्टोरेंट्स, कार वॉशिंग। तो ये सब बिजनेसेस का जो व्हाइट कैश मनी है उसके अंदर ये ब्लैक कैश मनी को मिला दिया जाता है ताकि उसको कहते हैं ब्लेंडिंग, ताकि ये पता ना चल सके कि ब्लैक मनी कहीं से बाहर से आया है। लास्ट वाला जो है कैश स्मगलिंग, जिसमें छोटे अमाउंट्स लोग खुद कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो अभी तक यहाँ पे हमने देखा कि ये पैसा अब किस तरीके से सिस्टम में आने की कोशिश कर रहा है या फाइनेंशियल मार्केट में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप है लेयरिंग का। अब प्लेसमेंट के बाद प्रोसेस होता है लेयरिंग का। अब लेयरिंग होता क्या है? जहां जो फंड्स ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ चुके हैं उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है मल्टीपल टाइम्स। ये प्रोसेस एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स इसके लिए किया जाता है ताकि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर इसके रूट्स को ढूंढने की कोशिश करती है तो वो बहुत ही मुश्किल काम होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं हो पाता। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से होता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं और उसका ओरिजिनल सोर्स पता नहीं चलता, तो ओरिजिनल सोर्स हो जाता है अनट्रेसेबल। सेकंड पॉइंट ये है कि बिजनेस मनी से इस ब्लैक मनी को मिक्स कर दिया जाता है। तीसरा सबसे जो अभी लेटेस्ट में आया है वो है क्रिप्टो करेंसी।
क्रिप्टो का यूज बहुत ही एडवांटेज देता है, जिसमें ओरिजिनल सोर्स पता करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन डिटेल्स एक क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। उसको ट्रेस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए आज सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आ रहे हैं। तो पहले हमने देखा प्लेसमेंट, यानी कि सिस्टम में पैसा आया। लेयरिंग, उसको इतनी बार घुमाया गया कि अब उसका सोर्स पता करना मुश्किल है। और थर्ड और फाइनल स्टेज है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि ये जो छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे हैं, उनको हमको एक साथ ले आना है। आखिर इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी छोटी चीजों को एक साथ ले आना। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी अकाउंट्स में जो हमने छोटे छोटे पैसे रखे हुए हैं, उन सबको या तो वो ड्रग लॉर्ड के एक ओरिजिनल अकाउंट में आएगा, या तो उसके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि किसी न किसी तरीके से उस पैसे को वापस ड्रग लॉर्ड तक पहुंचना है, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। दूसरी चीज ये है कि बहुत बार एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता है एम्प्लॉइज का, यानी कि एक बिजनेस सेटअप किया जाता है और एक एम्प्लॉइज का सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जहां पे वो बिजनेस इन एम्प्लॉइज को एक सैलरी देता है और रिटर्न में एम्प्लॉइज उन्हीं के लोग होते हैं, वो आके वापस इनको कैश में दे देते हैं। तीसरा तरीका ये है, जो एसेट्स आपने पहले डायरेक्टली खरीदे, यानी कि रियल एस्टेट, गोल्ड, इसको आप फिर से बेच करके कैश रिकवर कर सकते। तो हमने यहाँ पे देखा कि शुरू किया हमने प्लेसमेंट से, यानी कि पैसे को पहले फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर घुसेड़ा। सेकंड चीज ये है कि उसको इतनी बार घुमाया गया फाइनेंशियल सिस्टम में कि उसके ओरिजिनल सोर्स का पता करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तीसरा और फाइनल, इन सब छोटे छोटे जगह पे पड़े हुए पैसों को इंटीग्रेट करके एक जगह पे लाया गया, और इससे ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। बट ये तो एक सिंपल एग्जांपल था इंडिविजुअल के हिसाब से, पर ये बिलियन डॉलर्स का गेम है, इंडिविजुअल्स का नहीं हो सकता, ये स्मॉल टाइम मनी ट्रांसफर्स का नहीं हो सकता। एक सुपर केस मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, एचएसबीसी का। एचएसबीसी में कॉस्ट कटिंग चल रही थी और रीस्ट्रक्चरिंग जोरों से चल रहा था। वो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस को सेल कर रहे थे और अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को सेंट्रलाइज करने को ट्राई कर रहे थे। इन सबसे कोई भी पैसा कहां से भी आए चलेगा, ऐसा एटीट्यूड एचएसबीसी के मैनेजमेंट ने सोच लिया, और उनके कंप्लायंस डिपार्टमेंट ने सिस्टम को लूप होल्स देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं था, या फिर ऐसा कहें कि उन्होंने जानबूझकर ध्यान हटा दिया। ये सिर्फ एचएसबीसी के साथ नहीं हुआ, इसमें बहुत से बैंक इन्वॉल्व थे, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्रेडिट स्विस, आरबीएस, लॉयड्स बैंक और बार्कलेज। बैंक्स ने बहुत से बार ऐसे ट्रांजैक्शंस किए जो संदेहजनक थे, और ऐसे कंट्रीज के साथ डील किया जैसे कि लीबिया, सूडान, म्यांमार, जो हमेशा इंटरनेशनल लॉज को तोड़ने में जाने जाते हैं। एचएसबीसी में क्या हुआ था कि 881 मिलियन डॉलर्स का पैसा, जो ड्रग कार्टेल का था, यानी कि मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल का पैसा, इन्होंने घुमाया था। और वो जो सेकंड पार्ट था हमने जो देखा था, जिसको कहते हैं हम लेयरिंग, उसमें मदद की थी ड्रग कार्टेल्स की। अब इसमें होता क्या है कि बहुत बड़ा कैश डिपॉजिट करके मैक्सिकन ब्रांच में उसको यूएस ट्रांसफर किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी रूल फॉलो नहीं किया गया। एचएसबीसी ने कोई भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम को अप्लाई होने नहीं दिया, और ये एक सक्सेसफुल डील होने लग गई ड्रग पेडलर्स और बैंकर्स के बीच में। अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पर, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में तो आपने बड़े बड़े स्कैम सुने और देखे होंगे, बट क्या स्टॉक मार्केट के अंदर ब्लैक का पैसा आ रहा है, और अगर आ रहा है तो कैसे आ रहा है? आपने स्टॉक मार्केट में देखा हर्षद मेहता स्कैम, आपने देखा केतन पारेख का स्कैम। यहाँ ये आर्गुमेंट हो सकता है कि हाँ, अंडरवर्ल्ड का पैसा नहीं होगा इन केसेस में, उतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये सब एक स्कैम्स थे जो एक्सपोज हुए, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जिनका आज तक खुलासा नहीं हुआ है, या फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को देखकर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। ये एक रिपोर्ट है मेरे पास जहां पे ये बताया गया है कि कैसे अंडरवर्ल्ड का पैसा आईपीओ के मनी में आया, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे कहते हैं, वहां पे अंडरवर्ल्ड का पैसा इन्वॉल्व था। एक डीएचएफएल की बैंक्रप्सी केस जो लेटेस्ट में है, जहां पे इन्वेस्टर्स का हजारों करोड़ रुपया साफ कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लिंक उसका अंडरवर्ल्ड के साथ फिर से एस्टैब्लिश हुआ। अब अंडरवर्ल्ड के पास तो कोई व्हाइट का पैसा है नहीं, वो तो पूरा ब्लैक का ही पैसा है, और वो प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन से उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट स्टॉक मार्केट में पैसा डायरेक्टली नहीं आता, वो आता है मॉरिशस के थ्रू, और मॉरिशस से आने वाले पैसे को एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आता है जिसे कहते हैं हम पी नोट्स। अगर आप मेरा हवाला नेटवर्क का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैंने पी नोट्स के बारे में डाला है।
मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा जिस पे आप वो वीडियो देख सकते हैं, या ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली पी नोट्स इशू करते हैं एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और ये पी नोट्स इशू करने के समय कोई भी ड्यू डिलिजेंस नहीं होती। इंटेलिजेंस के मुताबिक ये पी नोट्स का रूट यूज करते हैं अंडरवर्ल्ड या टेररिज्म फाइनेंसर्स, जिससे अपना ब्लैक का पैसा वो इंडियन मार्केट में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लैक मनी इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहा है। इसके लिए बहुत से लॉज को अमेंड किए गए, यानी कि चेंज किए गए, लेकिन आज भी पैसा इसी रूट से आ रहा है, ऐसा इंटेलिजेंस का कहना है। इससे आईपीओ रिगिंग, पंपिंग एंड डंपिंग और ऐसे स्कीम्स में पैसा लगा करके उसका फायदा उठाया जा रहा है। ये आईपीओ रिगिंग क्या होता है, पंपिंग एंड डंपिंग स्कीम क्या होती है, इसके लिए हम फ्यूचर में एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस बनाने का।